बाद में आज क्लास ले रहा हूँ। तो देखिएगा, मैंने आपको गास की प्रमेय पढ़ाया था और गास की प्रमेय का बच्चों अनुप्रयोग में आपको पढ़ाया था। उसके अंतर्गत मैंने पहला टॉपिक आपको पढ़ा दिया। आज बच्चों दूसरा टॉपिक क्या है देखिएगा, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत की तीव्रता। यानी अनंत लंबाई का एक सीधा तार और एक समान रूप से आवेशित है, तो उसके कारण उसके निकट में कोई बिंदु है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, ये एक अनंत लंबाई का तार है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसके कारण ज्ञात करनी है। इसके निकट ही एक बिंदु है, तो मान लीजिए बिंदु बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि इससे 8 दूरी पर, कितनी दूरी पर है, 8 दूरी पर एक बिंदु P है, एक सीधे तार के कारण जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों चूंकि यहाँ पर एक बिंदु आवेश नहीं है, एक समान रूप से वितरित आवेश है एक सीधी रेखा पर, तो यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको गास की प्रमेय लगाना है, और आप जानते हैं कि गास की प्रमेय को लगाने के लिए हमको एक ऐसे पृष्ठ की आवश्यकता होती है जो आवेश को चारों तरफ से कवर कर ले और उस बिंदु से होकर के जाए वह पृष्ठ जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी हमें ऐसा पृष्ठ लेना है कि इस बिंदु P से होकर के जाए। और एक और बात मैंने बताया कि आवेश को चारों तरफ से कवर करे, लेकिन यहाँ पर अनंत लंबाई का तार है, तो अनंत लंबाई के लिए कोई अनंत लंबाई का पृष्ठ लेंगे तो ऐसा नहीं लिया जाएगा, एक निश्चित आकृति का पृष्ठ लिया जाएगा। तो आप जानते हो कि एक किसी तार को चारों तरफ से जो कवर कर सकता है वैसी आकृति होती है बेलन। यहाँ पर हमको एक काल्पनिक बेलन मानना पड़ेगा, यहाँ है नहीं, यहाँ पे काल्पनिक बेलन मानेंगे तो हमें यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिएगा बच्चों, इस पर एक बेलन बनाते हैं एक निश्चित लंबाई का, तार अनंत लंबाई का है लेकिन जो बेलन मानेंगे वो निश्चित लंबाई का ही मानेंगे। देख रहे हैं बच्चों, हमने एक बेलन ले लिया और बेलन इस प्रकार से लिया कि बेलन की अक्ष और तार दोनों एक ही अक्ष पर हैं और बेलन की त्रिज्या स्मॉलर है। तो आप स्पष्टता देखें, क्योंकि कासिम पृष्ठ जब कल्पना की जाती है तो ये माना जाता है कि जो बिंदु P है उस पृष्ठ से होकर के जाना चाहिए। तो देखिए बिंदु P इस बेलन के पृष्ठ पर है, लेकिन यहाँ पर बच्चों हम ध्यान देंगे कितने पृष्ठ होते हैं। आप बेलन आप लोगों ने देखा होगा, तो बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं बच्चों, 2 समतल एक वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ से तात्पर्य घुमावदार पृष्ठ, यानी जिसमें कर्व हो यानी मोड़ हो। तो देखिएगा जैसे ये एक बेलन है तो एक पृष्ठ इधर का, एक इधर का, एक इधर का, तो ये दोनों समतल होते हैं। जो वृत्ताकार तल है वो क्या है, समतल, और ये होता है वक्र तल। यहाँ पर L लंबाई का माना गया बच्चों, जो बेलन की लंबाई हमने मानी है वो L है, अनंत लंबाई का मान नहीं सकते इसलिए L लंबाई का मान लिया। और आपको मैंने बताया है, आज आपने नोट भी किया होगा कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो चूंकि तार बच्चों अनंत लंबाई का है तो अनंत लंबाई पर आवेश की मात्रा भी अनंत होगी। तो चूंकि हमने L लंबाई का बेलन लिया है तो हमको ये देखना है कि कितना आवेश इस बेलन के अंदर आ रहा है, यानी पूरे तार पर असीमित आवेश है लेकिन इस बेलन पर कितना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, यानी तार पर रेखीय आवेश घनत्व जो है लैम्डा दिया हुआ है और हमने एक L लंबाई का आवेश ले लिया। खैर इसकी बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, इस पूरे बेलन को देखिए तो इसमें 3 पृष्ठ है। कौन कौन, 1
1, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो इससे निकलने वाले फ्लक्स को हमें याद करना है, तो हम लोग फार्मूला पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले वेक्टर फ्लक्स के फार्मूले को देखेंगे। तो आप देखते हैं बच्चों कि जैसे एक सीधा तार है तो उससे जो वैद्य क्षेत्र की रेखाएं निकलेंगी वो लंबवत निकलेंगी। तो यहाँ पर जो पृष्ठ होगा उस पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए कैपिटल ई, यानी बिंदु P जो है उस पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई है। तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी बच्चों इसी दिशा में dA आ जाएगा। लेकिन इस पर देखिएगा एक तल ये है, तो चूंकि क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है, तो इसका पृष्ठ जो होगा वो इधर होगा, क्षेत्रफल वेक्टर इधर आ जाएगा। और चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के लंबवत वो भी दूर की ओर होगी, क्योंकि सीधा तार है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो जाएगी। यानी ई और डी के बीच में कोण कितना है? 90। ऐसे इस वाले पृष्ठ को देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर dA पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर यानी इधर नीचे की ओर आ जाएगा dA, और कैपिटल ई की दिशा इधर हो जाएगी, तो ई की दिशा इधर आ गई। यहाँ पे भी कोण कितना हो गया? 90। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा 3 पृष्ठ हैं, 1, 2, 3। इन तीनों पृष्ठों से हमें फ्लक्स ज्ञात करना है। तो फ्लक्स का फार्मूला आप जानते हैं, संपूर्ण समाकलन ई डॉट डी होता है। लेकिन यहाँ पर 3 पृष्ठ हैं, 1, 2, 3, तो इस संपूर्ण समाकलन को तीनों पृष्ठों के साथ देखेंगे। तो इसको लिखना पड़ेगा बच्चों हमें ई डॉट डी, ये हो गया। यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 मतलब पहले पृष्ठ का फ्लक्स, ई डॉट डी ये दूसरे पृष्ठ के लिए, और फिर प्लस तीसरे पृष्ठ के लिए ई डॉट डी, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा फ्लक्स क्या होता है? इसी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो यहाँ पर इस पृष्ठ के अंदर ये रेखाएं जो निकलेंगी इधर मान लीजिए निकल रही हैं, तो 1, 2, 3 इन तीनों से निकालते हैं तो 3 पृष्ठ का सूत्र लगेगा। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा ई डॉट डी का फार्मूला होता है ई डी ए cos थीटा, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ देख लीजिए ई और डी एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इसका हो जाएगा 0 प्लस दूसरे पृष्ठ का ई डॉट डी ए का। ध्यान दीजिए यहाँ पर ई डी ए एक ही दिशा में, तो यहाँ पे ई डी ए cos 0, और प्लस इसमें भी देखिए तीसरे पृष्ठ को भी देखिए, तीसरे पृष्ठ में भी ई और डी एक दूसरे के लंबवत ही हैं, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 0। यहाँ मैं लिख देता हूँ ई डी cos 90 बराबर 0, इन दोनों के लिए 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्लक्स निकलने वाला जब वो 3 भाग में है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला और तीसरा का हो जाएगा 0, क्योंकि वहाँ पर ई और डी एक दूसरे के लंबवत है। यहाँ पर 0 नहीं है क्योंकि ई और डी एक ही दिशा है, तो उनके लिए cos 0, तो cos 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। तो यहाँ भी इसको ऐसे लिखेंगे 2E DA, और इसी को देखिएगा यहाँ 2 इसलिए लगा है कि दूसरे पृष्ठ का, तो दूसरा पृष्ठ बच्चों वक्र पृष्ठ है यानी घुमावदार। तो किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है उसका फार्मूला होता है 2 पाई r। तो यहाँ पे ई डी, यहाँ पर बच्चों देखिए ई डी ए है तो ई बाहर निकाल देंगे, संपूर्ण समाकलन किसका? डी ए का। तो डी ए का आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, ये 5E आ गया। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेरी आदत है बच्चों में जल्दी आगे नहीं बढ़ता हूँ, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं कर देता, जब तक मैं क्लियर नहीं कर दूंगा, मुझको खुद को नहीं लगता कि मैंने क्लियर नहीं कर पाया, तो मैं फिर से बता दूँ। एक बार फिर से आप देखें, इस बेलन को देखिएगा, ये इस बेलन में 3 पृष्ठ हैं, 1, 2, 3, 2 समतल हो गए, 1 और 2, 1 और 3, और दूसरा हो गया वक्र पृष्ठ। तो जो समतल पृष्ठ है वहां पर ई डी एक दूसरे के लंबवत हो गए, तो यहाँ पे संपूर्ण समाकलन लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पे 3 पृष्ठ में बंटा हुआ है, 1, 2, 3 में, तो 1 डी ए, ई डी ए, 2 ई डी ए, 3 डी, यानी पहले, दूसरे, तीसरे तीनों पृष्ठों के लिए।
अब चूंकि पहले और तीसरे के लिए cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, या फिर दोनों एक दूसरे के लंबवत है। आप जानते हो कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है। तो यहाँ पे वैसे भी इसको शून्य आप डायरेक्ट कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया EDA cos 90 इक्वल टू 0, तो ये दोनों 0 हो गए। EDA बीच वाले का बचा दूसरे पृष्ठ का, तो ये बाहर आ जाएगा। DA का हो गया, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने दूसरे पृष्ठ के लिए। तो DA है पूरे वक्र पृष्ठ का एक सूक्ष्म भाग, तो जब इसका समाकलन करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr। यहाँ पे बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, इसको आपको याद भी कर लेंगे। इतना आप लोगों ने देख लिया। तो ये तो बाई फार्मूला आया। अब गॉस की प्रमेय तो मैंने लगाई नहीं, तो चूंकि वैद्युत फ्लक्स है वो फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं और गॉस की प्रमेय भी से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम गॉस की प्रमेय बच्चों लगाते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। पहले मुझे घटाना पड़ेगा इतना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बच्चों जो अनंत लंबाई का तार है उस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इसका मतलब समझे आप लोग? इसका मतलब ये हुआ कि एकांक लंबाई यानी लंबाई 1 तो उस पर आवेश की मात्रा लैम्डा है। और यहाँ पर बच्चों बेलन की लंबाई कितना है? L है। हमको चूंकि गॉस के प्रमेय बेलन पे होता है तो बेलन से घिरा हुआ हमें आवेश ज्ञात करना है। तो बेलन से घिरा हुआ आवेश क्या कहता है? Q इक्वल टू लैम्डा L। ध्यान दीजिएगा बच्चों, लैम्डा क्या है? पर यूनिट लेंथ, यानी लंबाई 1 तो आवेश की मात्रा, तो लंबाई L होगी तो आवेश की मात्रा कितना हो जाएगा? लैम्डा L हो जाएगा। गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो 1/ε0 गुना होता है उससे घिरे हुए कुल आवेश का। तो घिरा हुआ आवेश बच्चों क्यों मान लीजिए, यहाँ पे पूरे पर तो बच्चों आवेश अनंत होगा, लेकिन इस बेलन के अंदर हम मान लिए कि इसके अंदर क्यू आवेश है। तो फार्मूला ये गॉस की प्रमेय हम लोगों ने देखा, ये तो कहता है। तो फाई ई इक्वल टू 1/ε0, क्यू की वैल्यू आप देख रहे हैं कि लैम्डा L है। ये हो गया बच्चों सेकंड। देखिए 2 समीकरण मिले हैं यहाँ पर, ये मिला है सूत्र से, डेरिवेशन से, और ये मिला है गॉस की प्रमेय से। दोनों सूत्र एक है, दोनों फ्लक्स के मान है, तो इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 से देखिएगा, E इंटू 2πrl, इधर क्या मिला है? 1/ε0 गुणे लैम्डा L और L कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल E इक्वल टू आ जाएगा 1/2πr, इधर आ जाएगा तो 2πr/ε0 लैम्डा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं 1/2πε0, ε0 इधर आ जाएगा, r इधर लिखते हैं, इंटू लैम्डा बाई r। ये फार्मूला आया। लेकिन इस फार्मूले को चूंकि हम लोगों ने याद किया है कि 1/4 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, तो सूत्र तो यही है, लेकिन सवाल लगाने में आसान हो इसके लिए हम 2 से बड़ा कर देते हैं। दूसरा रूप क्या हो जाएगा? E इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा बाई r। ये 2 कहाँ से है? क्योंकि हमने नीचे 2 से गुणा किया, नीचे 2 है तो 2 दूना 4 यहाँ पे हो गया, 2 पर, यानी 2 से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो ये बच्चों अनंत लंबाई के रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आज का टॉपिक बच्चों इतना ही। थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें, लाइक कर दें।